Welcome students. Today we will study about some basic concepts of macroeconomics. मैक्रोइकोनॉमिक्स के ये बेसिक कंसेप्ट आपको पूरी मैक्रोइकोनॉमिक्स में हेल्प करेंगे। अगर आपके पास मैक्रोइकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो ये बेसिक कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टडी करने। सो वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट मैक्रोइकोनॉमिक कंसेप्ट्स। सो देयर आर एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब सबसे पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स जैसे हम जानते हैं, एक कंट्री की जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, मनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, उनको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, एक कंट्री का बजट बनाना, सप्लाई, डिमांड, वो पूरी कंट्री का जो भी होता है वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अगर वो हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं तो उसको हम माइक्रो बोलते हैं, पर यहाँ हम पूरी कंट्री का पढ़ेंगे। पूरी कंट्री का जब हम मिला के पढ़ते हैं तो उसको हम मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो का मतलब बड़ा होता है हिंदी में, और माइक्रो का मतलब छोटा होता है। तो यहाँ हम बड़े लेवल पे पढ़ेंगे इस चीज़ को। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी कंट्री के जो डिमांड, सप्लाई, जो बजट, वो क्या करेंगे, पूरी कंट्री का पढ़ेंगे, तो इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिटेल में पढ़ते हैं और पूरी कंट्री का एक साथ मिला के पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यहाँ देखो, डिमांड भी आप क्या पढ़ोगे, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट वर्ड बहुत आएगा। एग्रीगेट होता है जितनी भी चीज़ें होती है उन सब का एडिशन को हम एग्रीगेट बोलते हैं। एग्रीगेट बहुत सारी चीज़ों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उनको एग्रीगेट बोलते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है जो डिमांड पूरी कंट्री में क्रिएट हो रही है उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। मतलब पूरी कंट्री में लोग जितने भी हैं वे सब मिला के जितने डिमांड कर रहे हैं उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। सभी जो डिमांड आ रही है उनको हमने ऐड कर दिया तो वो एग्रीगेट हो जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है जितनी भी सप्लाई पूरे देश में हो रही है, पूरी कंट्री में जितनी भी सप्लाई हो रही है उसको हमने ऐड कर दिया तो वो एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी। क्योंकि यहाँ हम पूरी कंट्री के लेवल पर देखेंगे कि पूरी कंट्री में कितनी सप्लाई हो रही है, इसीलिए इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीगेट कंजप्शन। एग्रीगेट कंजप्शन का मतलब क्या है, पूरे देश में जितनी भी कंजप्शन हो रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो, चाहे कंज्यूमर्स हो, जितनी भी कंजप्शन पूरे देश में हो रही है उसको हम एग्रीगेट कंजप्शन बोलेंगे, क्योंकि सभी लोगों की कंजप्शन को हमने ऐड कर दिया। अब एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट क्या है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट पूरी कंट्री में हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक इनकम एक वर्ड बहुत आएगा पूरे इकोनॉमिक्स में। ये ऐसे कंसेप्ट है जो पूरे इकोनॉमिक्स में आपको यूज़ होंगे। तब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब तक ये कंसेप्ट्स आपके इकोनॉमिक्स में यूज़ होते रहेंगे। डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब है, हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारी जो कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी है, एक तरह से जितनी भी हमारी ज़मीन है, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है कंट्री की, उस प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है वो डोमेस्टिक इनकम हो गई हमारी। मतलब वो बाहर से नहीं आ रही, वो हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर जनरेट हो रही है इनकम, तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी। अब जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, जो प्राइस लेवल फ्लक्चुएट करता है, मतलब प्राइस लेवल फ्लो होता है पूरी कंट्री के अंदर। जो जनरल गुड्स है, सामान है, और जो सर्विसेज है, उनका क्या प्राइस लेवल चल रहा है पूरे कंट्री के अंदर, उसको हम जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं। नाउ इज़ टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। मतलब गुड्स किस टाइप्स के प्रोड्यूस होते हैं, हमने ये तो देख लिया कि इकोनॉमी है उसके अंदर गुड्स प्रोड्यूस ज़रूर होंगे। तो गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो वो गुड्स जब भी सेल होंगे तभी वहाँ से इनकम आएगी, और सप्लाई भी की जाएगी गुड्स की। पर गुड्स किस तरीके से होंगे उनका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी गुड प्रोड्यूस कर दिया और डेट्स इट, नहीं, गुड्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया है कि किस गुड को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। एक तो गुड होते हैं फाइनल गुड, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फाइनल गुड्स होते हैं, और सेकंड होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ये तो एक कैटेगरी में आ गई। सेकंड होते हैं कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं हम देखते हैं। फाइनल गुड्स वे गुड्स होते हैं जिसमें अब कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया जाएगा, जिनके अंदर प्रोडक्शन अब नहीं किया जाएगा। फाइनल गुड्स बनने के बाद डायरेक्ट कंज्यूमर से कंज्यूम कर लिए जाते हैं, होते हैं फाइनल गुड्स।
आपने क्या प्रोड्यूस किया, आपने एक टी का पैकेट प्रोड्यूस किया, आपकी टी की जो इंडस्ट्री है उसमें आपने एक टी का पैकेट बनाया, और अब वो टी का पैकेट क्या माना जाएगा, वो फाइनल गुड होगा, क्योंकि अब वो फाइनल जो है वो बन गया है गुड, और अब उसके कंज्यूमर ही फाइनली उसको कंज्यूम करेंगे, अब कुछ और एडिशन उसके अंदर नहीं होगा, तो वो फाइनल गुड कहलाया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ना तो कोई एडिशन होगा और ना वो एक तरह से दोबारा प्रोडक्शन में आएगा। अब वो बनने के बाद सीधा कंज्यूमर के पास जाएगा और कंज्यूमर उनको कंज्यूम करेंगे। सेकेंडली यहाँ पे एक फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड भी वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिक्स आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, वरना इकोनॉमिक्स में आपको बहुत दिक्कत आएगी। इकोनॉमिक्स में ये कंसेप्ट क्लियर अगर आपके होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आई विल मेक वीडियो ऑन इट। इस तरह के बेसिक कंसेप्ट 100% आपके क्लियर हो जाएंगे पूरे इकोनॉमिक्स से। आई विल मेक वीडियो ऑन दैम। फर्स्ट, कंज्यूमर गुड्स आपको वर्ड देखने को मिल सकता है। ये वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। फाइनल गुड है, जैसे टी मैंने बोला, टी हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, ये जो हाउस होल्ड होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, उनके थ्रू यूज़ किए जाते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड। जैसे टी, ब्रेड, ये तो कंज्यूमर ही यूज़ करेंगे। एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, मतलब ये जो गुड्स होते हैं फाइनल तो है, प्रोडक्शन इनका हो गया, इनमें भी कोई चेंज नहीं किया जाएगा, पर ये किसके लिए बने हैं, प्रोड्यूसर्स के लिए बने हैं। लाइक जैसे यहाँ ट्रैक्टर का दिया है, तो ट्रैक्टर से क्या मतलब है, ट्रैक्टर से क्या मतलब है, जो एक फार्मर है वो इसको क्या कैपिटल की तरह यूज़ करेगा। फार्मर तो इसको कंज्यूम नहीं कर रहा है। फार्मर अगर एक ट्रैक्टर को किसी मनी जनरेशन के लिए यूज़ करता है तो वो प्रोड्यूसर हो गया। मतलब अगर फार्मर पैसा कमा रहा है किसी चीज़ को यूज़ करके तो वो प्रोड्यूसर कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो पैसा कमा रहा है। तो अगर वो ट्रैक्टर को यूज़ करके पैसा कमाएगा तो वो क्या होगा, एक प्रोड्यूसर गुड हो गया, क्योंकि उसके थ्रू पैसा कमाया जा रहा है। अगर कोई गुड सिर्फ कंज्यूम हो रहा है तो वो कंज्यूमर गुड है, पर अगर किसी गुड से पैसा कमाया जा रहा है तो वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर गुड कहलाया जाएगा। तो अगर फार्मर इसको क्या बोलते हैं कि पैसा जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहा है, हार्वेस्ट और इस तरीके से फार्मर पैसा कमाते हैं ये सब करके, तो ये ट्रैक्टर क्या होगा, प्रोड्यूसर गुड्स में आएगा, क्योंकि इस गुड की हेल्प से फार्मर क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो इस वजह से ये प्रोड्यूसर गुड की उसमें आएगा। और फाइनल होगा क्योंकि इसमें और एडिशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जिनका अभी प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ है। ये क्या होते हैं, एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं। ये किसी भी प्रोडक्शन में अभी आगे चल के यूज़ होंगे या फिर इनकी वैल्यू में अभी और एडिशन किया जाएगा। ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। मतलब क्या है, अभी इंटरमीडिएट्स गुड जो है ये प्रोड्यूसर के पास ही है, अभी ये कंज्यूमर तक नहीं जाएंगे। जब एक गुड कंज्यूमर तक पहुंच जाता है तो वो फाइनल गुड होता है, पर जब तक वो गुड प्रोड्यूसर के पास है तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर प्रोड्यूसर उसमें कुछ चेंज कर रहा है या फिर उसको किसी और गुड के प्रोडक्शन में यूज़ कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाया जाएगा। जैसे कि रॉ मटेरियल, यहाँ पे लिखा है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है अगले गुड के प्रोडक्शन के लिए। बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की गई है, वैल्यू भी ऐड होगी, और फाइनल यूज़र के लिए वो भी रेडी नहीं है, और रॉ मटेरियल के लिए तरह वो यूज़ किए जाएंगे और रीसेल भी किए जा सकते हैं। मतलब अगर एक कंपनी है वो बल्क में टी शर्ट प्रोड्यूस करती है और अभी वो बल्क में टी शर्ट प्रोड्यूस करते हैं पर वो कंज्यूमर को नहीं बेचती, तो वो उसका फाइनल गुड नहीं हुआ, वो क्या होगा, वो अभी भी प्रोड्यूसर गुड होगा। और जब वो जो इंडस्ट्री है वो एक प्रोड्यूसर को वो शर्ट बेचेगी जो फाइनली जो कंज्यूमर को बेचेगा, तब जाके वो फाइनल गुड होगा। तब तक वो प्रोड्यूसर के पास है, तब तक वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि इसकी दोबारा रीसेल की जा रही है। एक इंडस्ट्री से दूसरे जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्या गया, टी शर्ट सेल करी गई, तो वो क्या हुआ, प्रोड्यूसर गुड और इंटरमीडिएट गुड। फिर क्या हुआ कि वो जो फाइनल जो प्रोड्यूसर है जिसने वो शर्ट खरीदी,
जब वो कंज्यूमर को वो सेल करेगा तब वो फाइनल गुड होगा, वरना जब तक प्रोड्यूसर के पास है तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जैसे कि ये है एक्स फ्रॉम वाई, शर्ट्स किसने परचेज़ की, एक्स ने वाई से। तो जब एक्स ने वाई से शर्ट परचेज़ की तो वो क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स था। और तब एक्स मार्केट में उस गुड को बेच देगा, तब जो एक्स है इस फाइनल प्रोडक्ट को, टी शर्ट्स को मार्केट में बेचेगा, तब वो क्या होगा, फाइनल गुड। पर अभी वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि एक तो बाउंड्री लाइन उसने क्रॉस नहीं की है, अभी भी वो रीसेल किया जा रहा है, अभी भी वो यूज़ किया जा रहा है, फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसलिए उनको इंटरमीडिएट। फाइनल जो कि कंज्यूमर तक पहुंच चुके हैं या फिर कंज्यूमर के थ्रू ही खरीदे जाएंगे, जो भी प्रोड्यूसर के थ्रू खरीदे जाएंगे और उसमें और एडिशन होगा, उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, मतलब एक ही गुड, एक ही तरह की वस्तु क्या हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है। वो एंड यूज़ से पता चलेगा, जैसे मैंने बताया, अगर वो कंज्यूमर के थ्रू यूज़ हो रही है तो वो फाइनल है, पर अगर वो भी प्रोड्यूसर के थ्रू यूज़ की जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड ही बोलेंगे। अब इसमें फाइनल जो गुड्स है उसके एंड यूज़ की ही बात की गई है कि एंड यूज़ कैसे एक तरह से फिक्स होगा। तो देखो, अगर वो किसी कंज्यूमर के थ्रू यूज़ हो रहा है तो उसका एंड यूज़ क्या हो गया कि कंज्यूमर ने यूज़ किया है, इसका मतलब वो फाइनल गुड है, फाइनल कंज्यूमर गुड है। अगर वो किसी प्रोड्यूसर के थ्रू एक फिक्स्ड एसेट में यूज़ हुआ है, प्रोड्यूसर उसे आगे नहीं बेच रहा है, तो वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो गया। पर अगर वो गुड है, वो प्रोड्यूसर के पास है और उसको या तो वो चेंज कर रहा है उसमें या फिर उसको आगे लोगों को बेच रहा है, तो वो क्या हो गया, वो उस टाइम इंटरमीडिएट गुड हो गया, क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं यूज़ कर रहा है उसको, यूज़ उसको कंज्यूमर ही करेंगे। पर अभी वो प्रोड्यूसर के पास है, अभी प्रोड्यूसर उस चीज़ में चेंज कर रहा है, तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट। मतलब अगर प्रोड्यूसर के थ्रू कोई चीज़ फिक्स्ड एसेट के यूज़ करी जाती है तो वो फिक्स्ड फाइनल जो है प्रोड्यूसर गुड हो गया, फिक्स्ड फाइनल गुड हो गया। बट क्या है कि अगर वो चीज़ प्रोड्यूसर के थ्रू आगे कंज्यूमर्स को बेची जाती है तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट, क्योंकि वो प्रोड्यूसर ने यूज़ नहीं की, वो कंज्यूमर यूज़ करेंगे और अभी वो प्रोड्यूसर के पास है, अभी वो उसमें चेंज कर रहा है या फिर उसको बेचने के लिए रखा है, वो बिकी नहीं है, तो वो क्या कहलाई जाएगी, इंटरमीडिएट। यू कैन सी द डिफरेंस ऑल्सो। इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल के थ्रू यूज़ किए जाते हैं और जो फाइनल गुड्स होते हैं वो रॉ मटेरियल के लिए तरह से यूज़ नहीं की जाती। ये रीसोल्ड हो सकते हैं, मतलब कंपनियां दोबारा एक दूसरे को बेचती रहती है, और ये रीसोल्ड नहीं हो सकते क्योंकि फाइनल कंज्यूमर तक चले गए हैं, ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किए होते हैं अब तक, और फाइनल गुड्स जो बाउंड्री लाइन है उनको क्रॉस कर चुके होते हैं। वैल्यू इसमें ऐड की जा सकते हैं, इसमें वैल्यू नहीं ऐड की जा सकती क्योंकि कंज्यूमर्स के थ्रू अब कंज्यूम किए जा चुके हैं। अब ये जो नेशनल इनकम हमारी होती है, मतलब जैसे कि इंडिविजुअल की इनकम होती है, उसी तरह से हम पूरे देश की भी इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स में नहीं ऐड होते क्योंकि उसमें क्या होता है, फाइनल गुड ऐड होते हैं, और फाइनल जो गुड्स हैं, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ये फाइनल गुड्स ही बने हैं आगे जाके, तो इनकी वैल्यू इन्हीं में ऐड कर ली जाती है, तो इसलिए फाइनल गुड ऐड होते हैं, इंटरमीडिएट नहीं, क्योंकि इनकी वैल्यू इन्हीं में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड, मतलब जैसे हमने फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े थे वैसे कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं। तो अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर्स के थ्रू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो कंज्यूमर गुड होते हैं। मतलब कोई प्रोड्यूसर नहीं है, वे उनसे कोई पैसा जनरेट नहीं कर रहे, वे तो अपनी डायरेक्ट जो सेटिस्फेक्शन है उसको उसके लिए जो ये गुड्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। मतलब आइसक्रीम, अगर कोई बच्चा है या फिर कोई भी है उसने आइसक्रीम खाई, या फिर मिल्क जो घर में यूज़ होता है, चाय, मिल्क, इन सब बनाने के लिए जो ये मिल्क यूज़ होता है घरों में, और आइसक्रीम अगर कोई भी खाता है तो वो क्या हो गया, वो तो कंज्यूमर गुड हो गए क्योंकि उससे कोई पैसा जनरेट नहीं हुआ, वो तो डायरेक्ट जो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन है, वांट है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने यूज़ किया,
तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। और प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जिनसे प्रोड्यूसर पैसा जनरेट करते हैं, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स भी कई तरह के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। मतलब ये कंज्यूमर गुड्स की ही बात हो रही है। इसमें भी कंज्यूमर गुड्स में कैटेगरी बनाई गई है कि किस तरह का प्रोडक्ट है। अब ड्यूरेबल वो होता है जो बहुत सालों तक चल जाते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, कार, ये हमारे बहुत सालों तक चल जाती है, तो वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। सेमी ड्यूरेबल होते हैं जो कि सिर्फ 1 साल के लिमिट तक चल पाते हैं, जैसे क्लोथ्स, क्रॉकरी, मतलब ये 1 साल तक ही हमारे जनरली चल पाते हैं अच्छे से। नॉन ड्यूरेबल होते हैं जो कंज्यूम करने के एकदम साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, जैसे मिल्क हमने एक बार पी लिया, जैसे पेट्रोल एक बार ख़त्म हो गया, गैस की लिमिट एक बार ख़त्म हो गई, तो वो एक बार ही के ये यूज़ होते हैं, तो नॉन ड्यूरेबल होते हैं। सेकंड इज सर्विसेज ऐसे गुड्स है जो दिखती नहीं है, ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई तो करती है पर वो दिखती नहीं है सर्विसेज, तो उनको क्या सर्विसेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दिखती नहीं है। जैसे डॉक्टर, लॉयर, ये आप पे करोगे तो ये भी क्या हो जाएंगी, साथ के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा लेने के लिए आपको दोबारा पे करना पड़ेगा। पर ये क्या है, सर्विसेज वो गुड्स है जो दिखते नहीं है, अनविजिबल है, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, तो इनको हम सर्विसेज बोलते हैं। और ये चारों कंज्यूमर के कैटेगरीज है। कैपिटल गुड्स, नेक्स्ट इज कैपिटल गुड। जैसे हमने कंज्यूमर गुड पढ़ा वैसे हम कैपिटल गुड्स पढ़ेंगे। और कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। प्रोड्यूसर मतलब बिजनेसमैन, किसी की कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, इस तरह के काम में जब कोई मशीन यूज़ हो रही है तो उसको हम कैपिटल गुड ही बोलते हैं। कैपिटल मतलब जो हमें कैपिटल पैसा जनरेट करके दे रही है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल किसके थ्रू यूज़ की जाती है, प्रोड्यूसर्स के थ्रू यूज़ करी जाती है, वो पैसा जनरेट करने के लिए यूज़ करी जाती है। और वो फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ एक जगह पे फिक्स है और वो कई सालों तक ऐसे ही चल रही है। फिक्स उसको बोलते हैं जो एक जगह पर कई सालों तक ऐसे ही काम कर रही है, उसको हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं प्रोड्यूसर का। एक रॉ मटेरियल भी होते हैं, रॉ मटेरियल वो होते हैं जिनको एक बार यूज़ कर लिया और अगली बार वो यूज़ में नहीं आएंगे, या फिर इतना बड़ा एडिशन उनकी तरफ से नहीं किया जाता। पर कैपिटल गुड्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और ये फिक्स्ड होते हैं, कई सालों तक लगातार काम में आते रहते हैं प्रोड्यूसर्स के, और उनको बहुत पैसा जनरेट करके देते हैं। हाई वैल्यू मतलब इन्हें बहुत महंगे भी आते हैं। कैपिटल गुड जो होते हैं फिक्स्ड कैपिटल गुड, ये बहुत महंगे होते हैं। अब एक टॉपिक दे रखा है कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मतलब मैंने बोला कि मशीन जो यूज़ की जाती है प्रोड्यूसर्स के थ्रू वो कैपिटल गुड है, पर एक बात ध्यान रखना, मशीन जो पैसा जनरेट करके दे रही है प्रोड्यूसर को वो कैपिटल गुड है। उसके अलावा बहुत सी मशीन हम हाउस होल्ड में भी यूज़ करते हैं पर वो कैपिटल गुड में कंसिडर नहीं की जाएंगी। सिर्फ वो मशीन जो पैसा जनरेट करके दे रही है प्रोड्यूसर को वही क्या होंगी, कैपिटल गुड होंगी। अगर कोई सीविंग मशीन है जो किसी लेडी के थ्रू घर में यूज़ की जा रही है, कोई मिक्सर ग्राइंडर है, इस तरह के घर में यूज़ किए जा रहे हैं और वे किसी तरह से पैसा जनरेट नहीं करके दे रहे, तो वो कैपिटल गुड नहीं होंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मीन्स क्या है इसका, क्योंकि कैपिटल जो होंगे गुड फर्स्टली तो वो प्रोड्यूसर के थ्रू यूज़ होंगे, वो किसी के थ्रू यूज़ नहीं होंगे। वो किसी भी तरह के कंज्यूमर हाउस होल्ड के थ्रू कैपिटल गुड यूज़ नहीं होते। कैपिटल वही होते हैं जो हमें कैपिटल पैसा जनरेट करके दे रहे हैं और इनको सिर्फ प्रोड्यूसर ही यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड नहीं। तो कैपिटल गुड्स तो हमेशा प्रोड्यूसर गुड्स ही होंगे। पर प्रोड्यूसर गुड्स को, हर प्रोड्यूसर गुड को हम कैपिटल गुड नहीं कहेंगे। प्रोड्यूसर तो बहुत से गुड्स को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन में, तो हर गुड कैपिटल गुड नहीं होता है। कुछ क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं प्रोड्यूसर के थ्रू जो यूज़ किए जाते हैं। सभी गुड जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनको तो हम कैपिटल गुड बोलेंगे। पर रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। रॉ मटेरियल ऐसा मटेरियल जो हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है, मशीनरी से अलग। लाइक हमें टी शर्ट बनानी है, तो टी शर्ट बनाने के लिए जो कुछ हम रुई का यूज़ हो सकता है, तो रुई जो हो गई वो रॉ मटेरियल हो गया। हमें किसी कपड़ा हो गया, बहुत थान है जैसे कपड़े का, बहुत ज़्यादा लंबा मीटर कपड़ा है, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो
रॉ मटेरियल हो गया प्रोड्यूसर के अंदर। सभी जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन में गुड यूज़ करते हैं वो सब कैपिटल नहीं होते। कैपिटल वही होते हैं जो कई सालों तक फिक्स हैं और पैसा जनरेट करके दे रहे हैं। इस तरह के गुड जो एकदम यूज़ में आ गए और उसके बाद ख़त्म हो गए, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो वो रॉ मटेरियल होते हैं, वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। तो प्रोड्यूसर दो तरह के गुड यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, कैपिटल और रॉ मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये टॉपिक भी इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ोगे तो बहुत देखने को मिलेगा आपको, और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। कंजप्शन मतलब क्या है कि नेशनल इनकम भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाएगा। पूरा देश कितना कंजप्शन कर रहा है, कितना एक्सपेंडिचर कंजप्शन के ऊपर कर रहा है, ये चीज़ भी नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है और बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर लोग कंजप्शन नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, सप्लाई नहीं करेगा तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो वो कंज्यूम नहीं कर सकेगा। तो सबसे जो बेसिक यूनिट है वो कंजप्शन ही है। लोग कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो पूरी इकनॉमी चलेगी। पूरी इकनॉमी ही डिमांड और कंजप्शन के ऊपर टिकी हुई है। अगर डिमांड नहीं होगी, कंजप्शन नहीं होगी इकनॉमी के अंदर, तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा और इनकम भी जनरेट नहीं होगी। सो इसमें क्या है, कंजप्शन का मतलब क्या है, जितने भी पूरे देश के लोग, पूरे देश में जितने भी लोग हैं वो जितना भी कंजप्शन कर रहे हैं उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो हम पूरे देश के लोग जितना भी कंजप्शन कर रहे हैं वो सभी को मिला के क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। वो हाउस होल्ड हो सकते हैं, हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड हैं, घर हैं, इस तरह के लोग हो सकते हैं। गवर्नमेंट हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट भी तो यूज़ करती है ना, गवर्नमेंट में कितने सारे लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका खुद का खर्चा है, उनके खुद के इंस्टीट्यूशंस हैं। गवर्नमेंट क्या चलाती है, पॉलिसीज़ भी चलाती है, फ्री में खाना देती है, स्कूल्स में खाना देती है। इस तरह के चीज़ों में भी गवर्नमेंट को भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट भी डिमांड करेगी। फिर नॉन प्रॉफिट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, एनजीओज़ होते हैं, वे भी डिमांड करते हैं। मतलब टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वाराज, इस तरह के जो एनजीओज़ होते हैं, मतलब टेंपल में भी हम जाते हैं तो हमें कभी कभी खाने को मिलता है, चीज़ें मिलती हैं प्रसाद में। मॉस्क में जाते हैं, गुरुद्वाराज में जाते हैं तो कितना ये खाने और प्रसाद इस तरह से लोगों को बांटते हैं। तो ये भी तो डिमांड करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तभी तो इनके पास भी चीज़ें आएंगी। तो हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और एनजीओज़, ये तीनों ही लोग क्या करते हैं, पूरे देश में कंजप्शन करते हैं, डिमांड करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो ये भी कंसेप्ट आप पूरे इकोनॉमिक्स में देखोगे। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि जब कंजप्शन होगी, जब डिमांड होगी कि हमें ये चीज़ चाहिए, और प्रोड्यूसर जब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेगा तो उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के बिना कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए प्रोड्यूसर को क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जितनी भी कैपिटल होती है उनमें ऐड करना ही इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब क्या है इसका, मैंने बताया था कि प्रोड्यूसर क्या है कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं, जो मशीनरी होती है, उन्हीं के थ्रू प्रोडक्शन हो गया। बिना मशीनरी के तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती, लोग अपने हाथ से भी काम करते हैं, तो वहाँ में लोग ही इन्वेस्टमेंट हो गए। मतलब जिस भी चीज़ के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है उस चीज़ को, वो तो चीज़ चाहेगी ना, उस चीज़ के बिना तो हम प्रोड्यूस कर नहीं सकते, चाहे वो मशीन है, चाहे वो लोग हैं। प्रोडक्शन करने के लिए कुछ चीज़ तो चाहेगी, प्रोडक्शन बिना किसी चीज़ के तो हो नहीं सकता, चाहे वो मशीन हो। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस मशीन की हमें ज़रूरत है ये चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, वो मशीन तो लानी पड़ेगी। तो जब भी हम अपनी मशीनरी में, हम अपने कैपिटल में ऐड ऑन करते हैं, चीज़ों को ऐड करते हैं, मशीनरी ऐड करते हैं या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसे ही इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब हम अपने कैपिटल में ऐड ऑन कर रहे हैं, वो क्या हो गई, हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब इन्वेस्टमेंट भी दो तरह से होती है, फिक्स्ड होती है, इन्वेंट्री होती है। फिक्स्ड क्या हो गई, जैसे मैंने बताया, जो कैपिटल है जो बहुत लंबे टाइम तक,
चल रही है, बहुत लंबे टाइम तक हमें पैसा कमा के दे रही है, वो तो फिक्स्ड हो गई। जैसे एक प्रोडक्ट बनाने की मशीन है, वो 5-6 साल से लगातार काम कर रही है, तो वो तो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई, वो बहुत साल चलेगी, हमें पता है। पर इन्वेंट्री ऐसे होते हैं कि जैसे हमें टी की इंडस्ट्री है हमारी, और हम कहीं से आसाम से टी के जो पत्ते होते हैं वो लाए और एकदम उनसे टी बना दी, तो वो पत्ते क्या हो गए, वो लीफ जो टी की हो गई, वो क्या हो गई, वो हमारे रॉ मटेरियल या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। मतलब वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी, उसका एक बार यूज़ हो जाएगा तो वो उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, वो उसकी इतनी हाई वैल्यू नहीं है। जैसे कि नट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, मतलब मशीन में लगाने के कुछ नट्स होते हैं, कुछ बोल्ट होते हैं, कुछ स्विचेस होते हैं, तो इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। ये तो टूट सकते हैं, पूरी मशीन नहीं टूट सकती, पर नट्स बोल्ट स्विचेस इस तरह की चीज़ें टूट जाती हैं, इनकी कम वैल्यू होती है, तो उनको हम इन्वेंट्री कहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ कम होती है और ये बहुत सस्ते भी होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम इन्वेंट्री कहते हैं, और बड़ी चीज़ जो होती है उसको हम फिक्स्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को वही डिटेल में बताया गया है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब हम जो अपने फिक्स्ड एसेट्स हैं उसमें जो चेंज करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मैंने बताया प्लांट मशीनरी, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है, इसलिए फिक्स्ड है। और फिक्स्ड एसेट्स हम इन्हीं को बोलते हैं, अपने प्लांट और मशीनरी को ही फिक्स्ड एसेट्स बोला जा रहा है। हम क्या करते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे जो ईयर के शुरू में 1 जनवरी को कितनी हमारे पास स्टॉक था फिक्स्ड एसेट्स का, और 31 दिसंबर को कितना स्टॉक है हमारे पास। अगर वो स्टॉक ज़्यादा है 31 दिसंबर को, अगर वो स्टॉक ज़्यादा है 1 जनवरी से, तो हमारी क्या हुई है, इसका मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की है हमने, हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें हमने ऐड किया है, उसी के वजह से जो क्या हो गया, स्टॉक हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स का ज़्यादा हो गया है। तो इसका मतलब है कि जब हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स जो है उनकी क्या बताई गई है, सिग्निफिकेंस बताई गई है कि क्या इंपॉर्टेंस है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप एक बड़े प्रोड्यूसर हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्री है, तो वहाँ अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, फिक्स्ड कैपिटल नहीं होगी, तो आप कोई बड़े प्रॉफिट के बारे में तो भूल ही जाओ। अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप करोगे अपनी फैक्ट्री में, अगर इंडस्ट्री में, तो आपका प्रोडक्शन भी उतने ही बड़े लेवल पर होगा। इट इम्प्लाइज इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर आपके पास ज़्यादा मशीन होगी तो प्रोडक्शन भी तो आपके पास ज़्यादा होगा, अगर आपके पास मशीनें ही कम होगी तो प्रोडक्शन भी आपके पास कम ही होगा। नेक्स्ट इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बताया था, इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत छोटे टाइप के गुड्स होते हैं। मतलब क्या होते हैं, ये फिनिश्ड भी हो सकते हैं, ये सेमी फिनिश्ड भी हो सकते हैं। मतलब क्या होता है, जब हम इन्वेंट्री स्टॉक होता है, मतलब जैसे रॉ मटेरियल हो गया, जैसे मैंने बताया था, टी की लीफ हो गई, बोल्ट हो गए, नट्स हो गए, स्विचेस हो गए, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, इस तरह की चीज़ों की वैल्यू कम होती है। जब एक बार यूज़ आ गई टी लीफ, टी बन गई, तो वो दोबारा यूज़ नहीं आएगी। या फिर स्विचेस है, एक स्विच ज़्यादा चलेगा या फिर एक बड़ी मशीन ज़्यादा चलेगी, स्विच की लाइफ कम है, उसको हम बदलते रहते हैं। इस तरह की चीज़ को, बड़ी मशीन को तो हम इतने आसानी से नहीं बदलते, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यही होता है कि जब हम हमारा इन्वेंट्री स्टॉक है, जो हमारा इस तरह की चीज़ें हैं, इन्वेंट्री चीज़ें, उनके स्टॉक में जब हम ऐड करते हैं, तो बढ़ा देते हैं, उनका स्टॉक हमारे पास ज़्यादा रखा है, तो वो क्या हो गई, हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गई। और ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खाली मशीन से तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जिस चीज़ का प्रोडक्शन मशीन से किया जाएगा वो चीज़ भी ज़रूरी है, वरना मशीन से प्रोडक्शन क्या करेंगे। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी अपना खुद का रोल प्ले करती है, यही जो फाइनल गुड है उनको प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। ये पूरे इकोनॉमिक्स में आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन स्पेशली। ये क्या होता है कि जैसे हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ ली, क्या होता है, ये हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स है और इन्वेंट्री जो स्टॉक है, उनमें जब हम ऐड करते हैं, तो मतलब इन्वेस्टमेंट करना हो गया, खर्चा करना हो गया। तो एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है इसका, जब हम फिक्स्ड एसेट्स हैं, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स है और इन्वेंट्री स्टॉक है,
उसमें जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट हो गया, सभी चीज़ों को मिला रहा है वो। जितना भी फिक्स्ड एसेट्स हो गए, जितने भी रो जो मटेरियल है, उन सब की अगर हम वैल्यू को काउंट करें तो वो तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट हो गया। तो वो क्या हो गया, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। और ठीक है, तो उसको हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और एक होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब जब किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। अब हमने कहा ये कोई फिक्स्ड कैपिटल है, कोई मशीन है, वो 5-6 साल चलेगी, तो 5-6 साल के बाद तो वो बदलनी ही पड़ेगी। तो जब उसकी जो कंडीशन है वो ऐसी हो गई है कि अब उससे प्रोडक्शन नहीं हो सकता, अब वो मशीन हमें बदलनी पड़ेगी, वो डेप्रिशिएट हो गई है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई है, अब उससे प्रोडक्शन नहीं हो सकता। 5-6 साल हमने उससे प्रोडक्शन कर लिया है, उसमें ख़राबी आनी शुरू हो गई है, तो फिर हमें वो बदलनी पड़ेगी। तो जब हम उस मशीन के बदले सिर्फ एक मशीन लेके आ रहे हैं, कोई इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा इन्वेस्टमेंट में। पहले भी हमारे पास एक मशीन थी, अब उसके बदले हम एक ही मशीन लेके आ गए, तो हमारे पास स्टॉक तो सेम ही है, तो वो हो गया ग्रोस, मतलब कुछ एडिशन नहीं हुआ हमारे स्टॉक में, वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। एक मशीन के बदले हम दूसरी ही मशीन लेके आ रहे हैं, तो वो हो गया ग्रोस इन्वेस्टमेंट। पर क्या होता है कि अगर हम अपने स्टॉक में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, मतलब इन जो हमने डेप्रिसिएशन हुआ, जो हमने मशीन को बाहर निकाला वो तो लेके आए हैं, उससे ज़्यादा भी हम मशीनें लेके आई हैं, तो वो नेट इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब रियल इंक्रीज़ होगा वो नेट इन्वेस्टमेंट की, उससे हमें पता चलेगा। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब अगर ग्रोस इन्वेस्टमेंट जितनी भी हुई है, अगर डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर दे तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट आएगी वो नेट इन्वेस्टमेंट होगी। मतलब अगर हम एक मशीन हमने लाई और एक ही मशीन चली गई तो कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी, हमारे तो कुछ इंक्रीज़ ही नहीं हुआ, वो तो पिछली मशीन को बदल के हमने नई मशीन रख दी। तो नेट का मतलब क्या होता है, रियल इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं, कुछ स्टॉक तो हमारा इंक्रीज़ हुआ ही नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब तो स्टॉक में इंक्रीज़ ही होता है ना, तो हमारा क्या हुआ, सिर्फ ग्रोस इन्वेस्टमेंट हुआ, हमने इन्वेस्टमेंट तो की पर रियल में कुछ इंक्रीज़ नहीं आया। पर अगर हम डेप्रिशिएट तो हमारी एक मशीन हुई है, लेके हम 3 मशीन आए हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब टोटल हम 3 मशीन लेके आए हैं। तो अगर हम 3 में से एक को माइनस करेंगे जो डेप्रिशिएट हुई थी, तो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, क्या निकल के आ जाएगा, 2 इन्वेस्टमेंट की जो हुई हमारी नेट इन्वेस्टमेंट हुई। मतलब हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट हुई, जो रियल में इंक्रीज़ जो हमारी उसमें हुआ इन्वेस्टमेंट में, हमारे स्टॉक में जो रियल इंक्रीज़ हुआ, और 2 का हुआ, 3 का नहीं, क्योंकि एक मशीन तो डेप्रिशिएट हो गई, एक मशीन तो उसके बदले ही हम लाए हैं, 2 मशीन लाए हैं हम नहीं। तो नेट इन्वेस्टमेंट हो गया जो रियल में इंक्रीज़ हुआ है। ग्रोस हो गया वो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होते हैं, मतलब नेट और डेप्रिशिएशन दोनों मिक्स होते हैं। इसमें कुछ नई मशीनें भी होते हैं, कुछ हम डेप्रिशिएशन के बदले में लाए होते हैं, तो इसमें तो दोनों आ गई। पर ग्रोस जो है उसमें हम डेप्रिशिएट अगर कर देंगे माइनस, जितने भी हम डेप्रिशिएशन के बदले मशीन लाए हैं, तो वो हो जाएगा हमारे नेट और रियल जो इन्वेस्टमेंट हमने की है। अब सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस बताइए नेट इन्वेस्टमेंट की। देखो, नेट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेट इन्वेस्टमेंट से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कुछ ऐड हुआ भी है या नहीं। मतलब अगर हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट पे ही ध्यान देंगे, 2 हमारी मशीन ख़राब हो गई, उनको हमने हटा दिया, 2 हम उनके बदले नई लेके आए, तो हमें क्या लगेगा कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है, पर वो तो पिछले का ही हमने एक तरह से रिप्लेसमेंट की है, हमने कुछ ऐड तो किया ही नहीं अपने इन्वेस्टमेंट में। तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाएगा, हमारा प्रोडक्शन भी हमारा उतना ही रहेगा। नेट इन्वेस्टमेंट हमें ये बताता है कि नेट इन्वेस्टमेंट अगर प्लस में है, 1 2 3 0 से ऊपर है, तो नेट इन्वेस्टमेंट हमें ये बताता है कि रियल में कुछ इंक्रीज़ हुआ है इन्वेस्टमेंट में। रियल में अगर कुछ चीज़ इंक्रीज़ हुई है इन्वेस्टमेंट में, तो वो नेट इन्वेस्टमेंट ही बताती है। अगर नेट इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा।